हेलो, स्वागत है सभी का। कैसे हम सभी? अरे भाई कैसे हो? टनाटन। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, गोदावस्था। भाई ओए, पंचायत हूँ। कोई ऐसी ऐसी फूल वूल कर यार, गर्मी लग रही भयंकर। हैं? ये प्लाई व्लाई निकाल दे, इसको तो चला। अरे ये पंखा। चलिए, गोदावस्था इस अवस्था के अंतर्गत लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं की गुदे में निवास करती है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सी अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं की गुदे में निवास करती है, तो गुदावस्था में बालक बालिकाओं में लैंगिक ऊर्जा गुदे में निवास करती है। इस कारण बालक इस अवस्था में जिद्दी, आक्रामक एवं धारणात्मक होता है और इस अवस्था में बालक स्वयं की अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। लिखें, इस अवस्था में, थोड़ी आवाज बढ़ा, लैंगिक ऊर्जा इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के गुदे में निवास करती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के गुदे में निवास करती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के गुदे में निवास करती है। इस कारण इस अवस्था में बालक जिद्दी, आक्रामक एवं धारणात्मक होता है। जिद्दी, आक्रामक एवं धारणात्मक होता है। जिद्दी, आक्रामक एवं क्या होता बेटा? धारणात्मक होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखें, इस अवस्था में बालक स्वयं के अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सी अवस्था में बालक स्वयं के अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है, तो गुदावस्था में। नंबर थर्ड, अब दोस्तों यहां कथन अगर देखते हैं तो केंद्रीय अवस्था या जननेंद्रिय अवस्था, इसकी लैंगिक अवस्था के नाम से इसको हम जानते हैं। केंद्रीय अवस्था या लैंगिक अवस्था, केंद्रीय अवस्था या लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष।
दोस्तों केंद्रीय अवस्था या लैंगिक अवस्था का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या ध्यान रखना, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के केंद्र में निवास करती है। मतलब बालक बालिकाओं को ये पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के केंद्र में निवास करती है। सबसे मेजर बात याद रखना, इस अवस्था में बालक और क्या है बेटा, बालिकाएं। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में, बालक में एक ग्रंथि उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं ओडिपरस। क्या कहते हैं, ओडिपरस। बालिकाओं में ग्रंथि उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रा। क्या, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपरस ग्रंथि के कारण बालक अपनी माता के प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव प्रकट करता है, विश्वास का भाव प्रकट करता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति विश्वास, स्नेह और श्रद्धा का भाव प्रकट करती हैं। पापा की क्या होती है, परी होती है। बेटियां पापा की लाडली होती है। और माँ के लाडले कौन होते हैं, ठीक है, बेटे होते हैं। और माँ के लाडले इतने होते हैं, ठीक है, माँ के लाडले इतने होते हैं कि वो धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं और गाना बनता है कि माँ का लाडला बिगड़ गया रे माँ का लाडला। तो ये याद रखना, ये पापा की परियान, पापा के लाडले, ये सारी चकलसबाजियाँ हैं। इसके अंतर्गत याद रखना कि मूल रूप से जब भी हम कोई बात करें तो ये ओडिपरस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विशेष आपको लॉजिक ध्यान में होना चाहिए। ओडिपरस ग्रंथि किसमें उत्पन्न होती है, तो बालकों में। और इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें उत्पन्न होती है, तो बालिकाओं में। ओडिपरस ग्रंथि के कारण बालक अपनी मम्मी के प्रति विश्वास भाव प्रकट करता है। एक बच्चे के सामने अगर उसकी माँ को कोई भी कुछ कह रहा हो या डांट रहा हो ना, तो बच्चा बीच में बोल जाता है, मेरी मम्मी को क्यों डांट रहे हो, क्या बात है, भले वो छोटा ही है। और अगर किसी बेटी के सामने उसके पापा को उसके दादाजी भी अगर कुछ कह रहे हो तो वो दादाजी मेरे पापा को मत डांटो, मतलब सामना करेंगे ही करेंगे। पिताजी अगर मम्मी को डांट रहे हैं, बेटा बीच में बोलता है मम्मी को बार बार क्यों डांटते हो, तो फिर पापा बड़े प्यार से बोलते हैं चुप रहे, तेरी पड़ेगी। तो चीजें आती है। लिखें, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा केंद्र में निवास करती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा किसमें, केंद्र में निवास करती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा केंद्र में निवास करती है तथा इस अवस्था में बालकों में ओडिपरस, तथा इस अवस्था में बालकों में ओडिपरस, बालकों में ओडिपरस एवं बालिकाओं में, बालकों में ओडिपरस एवं बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। इस कारण बालक अपनी मां के प्रति, इस कारण बालक अपनी मां के प्रति, बालक अपनी मां के प्रति और बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव एवं विश्वास प्रकट करती है। बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव एवं विश्वास प्रकट करती है। श्रद्धा भाव एवं विश्वास प्रकट करती है। बालिकाएं अपने पिता के प्रति क्या करती है, श्रद्धा भाव एवं विश्वास प्रकट करती है। कंप्लीट। तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन वाली जो बातें हैं आपको इसके अनुसार ध्यान में रखनी है। आगे लिखें, चौथी अवस्था अदृश्यावस्था या निष्क्रिय अवस्था या सुषुप्तावस्था। ठीक है, चौथी अवस्था कौन सी है, अदृश्यावस्था, निष्क्रिय अवस्था, सुषुप्तावस्था, अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं। और 6 से 12 वर्ष
क्लास चालू होने से पहले एशिया मिशन चला दिया करो, हैं? काहे की उम्र ज़्यादा, मेरा ब्रेन को बोझ करने की जरूरत नहीं, मैं मेरे को सिखा रहे हो, उड़ता हुआ तीर ले रहा है ऐसे ही, हैं? गरिमा में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये बात ध्यान रखना। 6 से 12 साल इस अवस्था में लैंगिक बालक बालिकाओं में लैंगिक ऊर्जा जो होती है वो अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है, मतलब बालकों में और बालिकाओं में लैंगिक ऊर्जा का कोई प्रभाव नजर नहीं आता। इस कारण बालक बालिकाओं में एक भावना पाई जाती है, समलिंगी सद्भावना। कौन सी भावना बेटा? समलिंगी सद्भावना। बालक बालक के साथ, बालिका बालिका के साथ खेलना उठना बैठना पसंद करती है। ये याद रखना कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में लैंगिक ऊर्जा प्रकट नहीं होती, अदृश्य हो जाती है। इस कारण बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। याद करो, छोटे जब हम थे उस समय हम बालक हैं तो बालकों के साथ खेलते थे और बालिकाएं हैं तो बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलती थी। मतलब हमारा जो समूह बनता था, ग्रुप बनता था, वो भी हमारे लेवल से बनता था, बालिकाएं अलग और बालक अलग। अगर देखो इस अवस्था के अंतर्गत बालिकाएं अलग ग्रुप में रहती है और किसी प्रकार के कोई भी कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है तो वो कान में होता है और हम बसवाड़ करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, है ना। 6 साल के बाद में अगर कोई बालिका किसी से कोई बात कहेगी तो वो कान में कहेगी या चुपके से कहेगी, ये याद रखना। उनका ग्रुप पूरा अलग चलता है और बालकों का ग्रुप चिल्लाने का होता है। तो लिखें, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। इस कारण बालक बालिकाओं में इस कारण बालक बालिकाओं में इस कारण बालक बालिकाओं में समलिंगी सद्भावना पाई जाती है। इस कारण बालक बालिकाओं में कौन सी भावना पाई जाती है? तो समलिंगी सद्भावना पाई जाती है। इस कारण बालक बालिकाओं में कौन सी भावना पाई जाएगी बेटा? समलिंगी सद्भावना पाई जाती है। कंप्लीट। अंतिम अवस्था आती है जननेंद्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था। अब दोस्तों जननेंद्रिय अवस्था का जो लॉजिक है, इस बात को ध्यान रखना, इस अवस्था का जो टाइम काल होता है वो 12 साल से ऊपर होता है। इस अवस्था का टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 12 साल से ऊपर होता है। लिखें, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था बेटा? जननेंद्रिय अवस्था। 12 वर्ष से ऊपर। किससे ऊपर? 12 वर्ष से ऊपर। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। लिखें, इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा संतानोत्पत्ति की ओर अग्रसर होती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा संतानोत्पत्ति की ओर अग्रसर होती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा संतानोत्पत्ति की ओर अग्रसर होती है। कंप्लीट। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा किसकी ओर? संतानोत्पत्ति की ओर अग्रसर होती है। हम 2 हमारे 5 25। तो ये तथ्य इसी में। और इस अवस्था के अंतर्गत बालक बालिकाओं में कौन सी भावना? विषम लैंगिक सद्भावना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विषम लैंगिक सद्भावना पाई जाती है। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा
जो होती है वो किसमें, विषम लिंगी सद्भावना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक बालिका में विषम लिंगी सद्भावना पाई जाती है। कंप्लीट। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत दो सिद्धांत पूरे हुए, और दो सिद्धांतों में पहला सिद्धांत कौन सा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा कौन सा है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। और दोनों सिद्धांत के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड। नंबर 3 पर आ जाओ। तीसरा सिद्धांत कौन सा है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कौन सा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कौन सा बेटा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। दोस्तों मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का क्राइटेरिया क्या है, और इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो है, देखो इसको, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन 1963 का ये सिद्धांत है। इसकी कुछ पुस्तकें हैं, देखो, ठीक है। अब ये पुस्तकें कौन कौन सी है वो देखो। द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कौन सा, द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। एंड सोसाइटी। दूसरी पुस्तक कौन सी है, द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। तीसरी, द एरिक एरिक्सन रीडर। द एरिक एरिक्सन रीडर। और द टॉयज एंड रीजन। ये चारों किताबें किसकी है, तो एरिक एरिक्सन की। किसकी है बेटा, एरिक एरिक्सन की। याद रखना एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। वह मनोवैज्ञानिक कौन है जिसे नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन है वो, एरिक एरिक्सन है। ऐसा क्यों, क्योंकि एरिक्सन सिगमंड फ्राइड का शिष्य था, समर्थक था, उसके विचारों पर, उसके पद चिन्हों पर चलता था। देखो, एरिक एरिक्सन, एरिक फ्रॉम, एडलर और कार्ल युंग। ठीक है, एरिक फ्रॉम, एडलर, एरिक एरिक्सन और कार्ल युंग, ये चार आइटम ऐसे हैं जिनको नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिकों में माना जाता है, क्योंकि ये चारों सिगमंड फ्राइड के समर्थक हैं। नव गेस्टाल्टवादी कौन है, तो कुर्ट लेविन। जबकि एरिक फ्रॉम की बात करो, एरिक एरिक्सन की बात करो, कार्ल युंग की बात करो और एडलर की बात करो, ये चारों कौन है, तो नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक है ना। तो एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। एरिक्सन को नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। याद रखना, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी 8 अवस्थाएं बताई। ठीक है, 8 अवस्थाएं बताई। इस सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। जीवन अवधि सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये नाम पते लिखो।
अच्छा, कैसा है? किसके? मेरे? नहीं, नींद पूरी नहीं होती यार। वो गुड़िया सोने का देती है, सोने ही नहीं देती वो। अरे अपना सोने थोड़ी देती वो, परेशान करती है। लिख लिया इतना जल्दी? आज इन्होंने मेरे को डंटवा दिया। कैसे? पंखे और एसी की वजह से। ये आई पंखा एसी कर रहे हो। जयपुरी पड़ती है? तेरे से तो सुंदर है, तेरे से तो सुंदर है। वो कोई असिस्टेंट बताने यार। आवाज नहीं भाई, ओए पंचायतों, कोई असिस्टेंट बता, अर्जेंट चाहिए मेरे को। ठीक है क्या वो? ठीक है, हाँ? बात करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। सर आज परेशान लग रहे हो, किसने कह दिया भाई? शक्ल से? अच्छा, मेरी शक्ल पे यहाँ लिखा आज मैं परेशान हूँ, गर्मी से परेशान हूँ। मतलब अनायास तुक्के फालतू की बातें सोचना, यही काम रह गया। चलो अब टेंशन दूर करते हैं, है ना? लिखो जल्दी लिखो। आवाज नहीं, उतार लिया इसको, जल्दी उतारो। हाँ जी, कहाँ आ रहा है? हाँ जी, लिखें। अब इस बात को, एक बात हमेशा माइंड में सेट कर लेना अच्छे से, और बात यह है कि एरिक्सन की जिज्ञासा इस बात में थी, या एरिक्सन की जिज्ञासा इस प्रवृत्ति में थी। एरिक्सन इस बात को जानना चाहता था कि एक बालक अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करता है। एरिक्सन इस बात को अच्छे से जानना चाहता था कि एक बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करता है, और समाज और परिवार के लोगों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार से सहायता की जाती है। मेजर बात याद रखना, एक बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करता है तथा अपने व्यक्तित्व के विकास में समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार से सहायता की जाती है। यही बात आपको इसके संबंध में ध्यान रखनी है। बिल्कुल एक्यूरेट याद चीजें जानना। देखो, हम अगर हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा सहयोग दिया जाता है। तो उसी सहयोग के बारे में बात की जा रही है कि हम कैसे सहयोग देते हैं या क्या क्या सहयोग देते हैं। ठीक है, कि एरिक्सन की जिज्ञासा प्रवृत्ति इस बात में थी कि एक बालक अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करता है तथा समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है। करेक्ट, ये याद रखना। और इसी बिहाव पर इसने क्या बताया, मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। लिखें, एरिक्सन की जिज्ञासा प्रवृत्ति
एरिक्सन की जिज्ञासा प्रवृत्ति इस बात में थी कि एरिक्सन की जिज्ञासा प्रवृत्ति इस बात में थी कि इस बात में थी कि एक बालक स्वयं के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करता है, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करता है, एक बालक स्वयं के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करता है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के विकास में समाज एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार से सहायता की जाती है, परिवार एवं समाज के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार से सहायता की जाती है, परिवार एवं समाज के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार से सहायता की जाती है। कंप्लीट। तो ये बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखना कि अवस्थाएं कितनी बताई बेटा, 8 अवस्थाएं बताई। तो ध्यान से सुनना, एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक बालक अपने व्यक्तित्व का विकास 8 चरणों में करता है। किसमें बेटा? 8 चरणों में करता है। इस कारण एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। और क्या कहा था कि प्रत्येक बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। कितने, कौन से कारकों का? सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसे मनोसामाजिक विकास के नाम से जाना जाता है। लेकिन एरिक्सन के अनुसार बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास पर एरिक्सन के अनुसार बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहा गया। इस कारण से मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहा गया। इस कारण से कौन सा बेटा? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहा गया। इस कारण इसे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहा गया। सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, उसका दिमाग, उसका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? सामाजिक कारकों के मध्य होगा। इस कारण कौन सा बेटा? मनोसामाजिक विकास कहा गया। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी बताई? 8। और इस सिद्धांत में आपको कोई भी चीज समझ में आए या नहीं आए, कोई बात ध्यान में रहे या नहीं रहे, एक बात ध्यान में रख लेना कि इस सिद्धांत में अवस्थाएं कितनी हैं? 8 अवस्थाएं हैं। और हर अवस्था में एक कार्य होगा और उसी कार्य के माध्यम से उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होगा और उसी गुण से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। कार्य और गुण ध्यान में रख लो, बाकी कोई बात ध्यान में रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बोलो अवस्थाएं कितनी बताई? 8 अवस्थाएं बताई। लिखें, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। कोई बात नहीं, है ना। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 8 अवस्थाएं बताई। लिखो, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 8 अवस्थाएं बताई। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। चलिए साहब, पहली अवस्था है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास बनाम
अविश्वास की अवस्था। 0 से 2 वर्ष विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, और इस अवस्था का समय काल कितना है? 0 से 2 वर्ष। समाज का मतलब जातिगत समाज से कभी नहीं होता, जन समुदाय से होता है। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, तो मानव समाज की बात हो रही है यहां पर। ब्राह्मण, राजपूत, जाट, इनकी बात नहीं हो रही है। ये तो हमारी मानसिकता का प्रतिरूप है ना। तो देखें, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। पहला शब्द कौन सा है? विश्वास। दूसरा शब्द कौन सा है? और उम्र कितनी है? 0 से 2 साल। अब समझो कैसे। इस अवस्था में जब बालक बालिकाओं का माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा अच्छे से ध्यान रखा जाता है, समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, माँ समय पर स्तनपान करवाती है, तो बालक में माता पिता के प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है? ये तथा इसके विपरीत समय पर आवश्यकता की पूर्ति न की जाए, माँ समय पर स्तनपान न कराए, अच्छे से लालन पालन न हो, तो बालक बालिका में माता पिता के प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है? बोलो कितनी स्थितियां बन गई? 2। यहां पर कौन सी? यहां पर कौन सी? याद रखना कि इस अवस्था के अंतर्गत जब बालक बालिकाओं का मम्मी पापा या परिवार के सदस्यों के द्वारा अच्छे से ध्यान रखा जाता है, समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? विश्वास का। तथा इसी के विपरीत अच्छे से ध्यान न रखने पर, समय पर आवश्यकता की पूर्ति न करने पर बच्चों में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? अविश्वास का। अतः बालक जब दोनों स्थितियों के बीच की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, वो होता है आशा या उम्मीद। कौन सा? आशा या उम्मीद का। ठीक है। इस अवस्था के लिए प्रमुख कार्य, मम्मी को एक कार्य करना पड़ता है, समय पर क्या करना पड़ेगा? उसको स्तनपान करवाना पड़ेगा, मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये तो मम्मी के प्रति बच्चे में क्या आएगा? विश्वास आएगा। तो ये विश्वास आ क्यों रहा है? समय पर स्तनपान करवाया, और इसी विश्वास के कारण क्या बनेगा? आशा या उम्मीद नामक गुण बनेगा। ठीक है। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ में समझना कि इस अवस्था में जब मम्मी पापा या माता पिता के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा बालक बालिकाओं का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, लाड प्यार से लाड लड़ाए जाते हैं, और बच्चे को माँ स्तनपान समय पर करवाती है, इसका मतलब बच्चे में माता पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न होता है, तथा अच्छे से ध्यान न रखने पर बच्चे में माता पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसमें एक आशा या उम्मीद नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, और इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? स्तनपान। सब कुछ भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बातें ध्यान करो, पहली अवस्था में गुण कौन सा है? आशा या उम्मीद, और दूसरा कौन सा है? स्तनपान। मम्मी समय पर आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, इसीलिए तो विश्वास हो रहा है, और विश्वास के तहत ही मनोसामाजिक गुण पैदा होगा। कौन सा? आशा या उम्मीद का। ठीक है। अब समझो, यहां पर मम्मी बैठी हुई है, यहां पर छोटा सा चिंटू बैठा हुआ है, यहां पर पड़ोस की आंटी आ गई। ओ का क्या मतलब? आंटी ऐसी होती है ना। अब ये जैसे ही आंटी इस बच्चे के पास में जाती है, इस बच्चे को लेने का कोशिश करती है, बोलो बच्चा भागकर किसके पास चला जाएगा? बोलो मम्मी के पास। क्यों गया? क्योंकि मम्मी ने समय पर आवश्यकता की पूर्ति की और समय पर उसकी रिक्वायरमेंट पूर्ति की, अच्छे से ध्यान रखा। बोलो बच्चा विश्वास किसके ऊपर करता है? माँ के ऊपर। इस आंटी को तो पहचानते नहीं, विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि इसने कभी आवश्यकता की पूर्ति की नहीं। जैसे ही बच्चा भागकर मम्मी के पास जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मम्मी के ऊपर उसको क्या है? विश्वास है, और मम्मी ने इसको समय पर क्या करवाया है? स्तनपान, आवश्यकता की पूर्ति की है। इस कारण इसमें तत्काल मनोसामाजिक गुण पैदा होगा। कौन सा? आशा या उम्मीद। जैसे मम्मी के पास जाता है, मनोसामाजिक गुण पैदा हो जाता है, अब मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, मैं सुरक्षित हाथों में हूं। बोलो बच्चा फिर डरता है क्या? नहीं डरता। बोलो क्यों? क्योंकि उसको खुद के ऊपर क्या हो गया? विश्वास और उम्मीद बन गई। मैं मम्मी के पास में हूं तो ये आंटी मेरा कुछ नहीं कर सकती। बोलो ये तो भाव हुआ। बोलो मनोसामाजिक गुण पैदा हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे में मनोसामाजिक गुण पैदा करने में मम्मी का ही तो योगदान था। अगर मम्मी, देखो इसी स्थान पर अगर माँ समय पर ध्यान से उसका ख्याल नहीं रखे, स्तनपान टाइम पर नहीं कराए, और पड़ोस की आंटी उसको अच्छे से लाड लडाए, हमेशा उसको घुमाने फिराने के लिए ले जाए, तो बोलो मम्मी के स्थान पर बच्चा किसकी ओर भाग जाता? आंटी की तरफ। लेकिन आंटी की तरफ तो गए नहीं, क्योंकि आंटी पुलिस। वही तो बात है।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना लिखो। लेकिन इस अवस्था में जब माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा इस अवस्था में जब माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा इस अवस्था में जब माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। समय पर आवश्यकता की पूर्ति की जाती है और मां समय पर स्तनपान करवाती है, और मां समय पर स्तनपान करवाती है, मां समय पर स्तनपान करवाती है। तो बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति तो बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास का भाव जागृत होता है, परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास का भाव जागृत होता है, विश्वास का भाव जागृत होता है। क्या होता है बेटा? विश्वास का भाव जागृत होता है तथा इसके विपरीत अच्छे से ध्यान न रखने पर तथा इसके विपरीत अच्छे से ध्यान न रखने पर तथा इसके विपरीत अच्छे से ध्यान न रखने पर तथा इसके विपरीत अच्छे से ध्यान न रखने पर बालक में माता पिता एवं बालक में माता पिता एवं बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति अविश्वास का भाव जागृत हो जाता है। बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति अविश्वास का भाव जागृत हो जाता है। बालक में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के प्रति अविश्वास का भाव जागृत हो जाता है। कंप्लीट। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की 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 समस्याओं का समाधान कर लेता है, दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उनमें आशा या उम्मीद नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। तो उनमें आशा या उम्मीद नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। तो उनमें आशा या उम्मीद नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है तथा इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, स्तनपान। लिखें, इस अवस्था का प्रमुख कार्य स्तनपान माना जाता है।
इस अवस्था का प्रमुख कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो स्तनपान माना जाता है। बोलो पहली अवस्था कौन सी हुई? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। याद रखना, सीधा सा लॉजिक। अच्छे से ध्यान रखेंगे तो विश्वास, अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो अविश्वास। दोनों सिचुएशन के बीच में बैलेंस करते हुए बालक समस्या का समाधान कर लेगा तो एक मनोसामाजिक गुण पैदा होगा, जो आशा या उम्मीद होगा। इसके लिए कार्य क्या करना पड़ेगा? मम्मी को स्तनपान कराना पड़ेगा, समय पर आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। दूसरी अवस्था आ जाओ, स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था। स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसे एक नाम और कहते हैं, स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, डाउट वाली स्टेज है ये। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, लज्जाशीलता, शर्मिंदगी, बच्चा शर्माने लगता है। 1 से 3 वर्ष, सॉरी 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। पहला नाम बोलो, पहला कौन सा बेटा? स्वायत्ता। स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, लज्जाशीलता या डाउट। देखिएगा, बच्चा कितने साल का है? 2 से 3 साल का बच्चा है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से कई प्रकार की क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से कई प्रकार की क्रियाओं या कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। अतः ऐसी स्थिति में माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। अन्यथा बालक बालिकाओं में प्रत्येक कार्य के प्रति, ठीक है, लज्जाशीलता या संदेह का भाव उत्पन्न हो जाएगा। बच्चा या तो कहने से डरेगा, डाउट की स्टेज में रहेगा, या शर्माएगा, कहेगा ही नहीं। इस अवस्था में 2 से 3 साल की उम्र की एक ऐसी उम्र है कि इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से कई प्रकार की क्रियाओं या कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। अतः ऐसी स्थिति में माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्यथा बालक बालिकाओं में प्रत्येक कार्य के प्रति संदेह की भावना उत्पन्न हो जाएगी या शर्मिंदगी की भावना उत्पन्न हो जाती है। बच्चा किसी भी कार्य को करने से पहले डाउट करेगा, मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता। उसमें डाउट आ जाएगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, ये चीज इसके अंदर ध्यान में रखनी होती है। अब कैसे? हर कार्य के लिए बच्चों को अप्रिशिएट करो। 2 से 3 साल के बच्चे अपनी मर्जी से नए नए कार्य करने की कोशिश करेंगे। आप जो कार्य करोगे बच्चा भी वो कार्य करने की कोशिश करेगा, तो बच्चों को अप्रिशिएट करो, ठीक है मेरे लाल तू भी यही काम कर। लेकिन हम क्या करते हैं? नो बेबी, मैं हूं ना। ये स्थिति आती है। जैसे अगर मम्मी सीढ़ियां चढ़ रही है और बच्चा पीछे पीछे आ रहा है, बच्चा एक सीढ़ी चढ़ता दूसरी सीढ़ी पे पैर रखने वाला ही होता है, वो बैठा बैठा चढ़ रहा भले ही, और मम्मी वहां से पीछे पलट कर देखती है, बाबू रुक, बाबू वहीं गिर गया। और बाबू के मन में हमेशा फिर वो आती है, वो यहां से उठाकर ऊपर ले जाती है। बच्चे के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा, मैं तो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता। बोलो डाउट आएगा नहीं आया? हम जानबूझकर बच्चों में ये ऐसी भावना डाल देते हैं कि तू मत कर, मैं कर दूंगा। तो बच्चा फिर और कुछ नहीं, मम्मी पापा के मम्माज बॉयज जो होता है ना, बड़े होने के बाद में वो मम्मा मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, तो जो सांस ले रहा ना बरोबर लेता रहे। जिंदगी जीने का ये आसान तरीका है। मैंने ऐसे मम्माज बॉय देखे 100% के माँ देगी सोगन ऐसे बच्चे देखे जो शादी होने के बावजूद भी वो मम्मा बॉय ही है। पत्नी ने अगर कुछ कह दिया, वो यूं कह रही थी मेरे को, अरे ये डूब मर रहे यार। इसका कारण वो उसकी मां है, जिसने हमेशा किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा हो वो बीच में टांग अड़ाकर तू रुक जा मैं कर दूंगी, तू रुक जा मैं कर दूंगी। तो बच्चा पूर्ण रूप से डिपेंड किसके ऊपर हो गया? मां के ऊपर। और हमेशा हर कार्य के प्रति उसमें क्या चला गया? एक डाउट वाली स्टेज आ गई। तुम तो चारों मम्माज बॉय नहीं हो ना, ये जाने।
ठीक इसी प्रकार देखो, अगर मम्मी पापा आगे चल रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा आगे चल रहे हैं, बच्चा छोटा सा 2.5 से 3 साल का बच्चा वो पीछे पीछे आ रहा है, अब वो अगर कोई नाली आ गई, अब मम्मी पापा तो निकल गए, अब वो बच्चा नाली कूदने का प्रयास करता है, तो पहले इधर जाएगा, फिर वो बच्चा उस नाली को क्रॉस करने के लिए, उस गड्ढे को क्रॉस करने के लिए क्या करेगा, उस नाली में ही पैर देकर निकलने की कोशिश करेगा। उधर से मम्मी पलट कर कहती बिट्टू गंदी बात, फिर बिट्टू के पास में उसकी मां आती, डरंग डरंग डरंग, फिर क्या करती है, यहां से दोनों बाहोटियों को, हाथों को, भुजाओं को पकड़ के चल। ऐसा करने पर बच्चे के मन में डाउट आ गया कि भाई साहब मैं तो ये नाली कभी पार कर ही नहीं सकता। बच्चों को एप्रिशिएट करो। बच्चा, आप जानते हो 2.5 से 3 साल का बच्चा अच्छे से स्नान नहीं कर सकता, नहा नहीं सकता, लेकिन उसको कहो तू ना, पानी बिगड़ेगा बिगड़ेगा, लेकिन तू खुद ना, उसको एप्रिशिएट करोगे तो बच्चा अच्छे से काम करेगा, उसमें इच्छा शक्ति आएगी, हाँ मैं भी इस काम को कर सकता हूं। ये मनोसामाजिक गुण है इस अवस्था का, इच्छा शक्ति है ना, हाँ मैं इस काम को कर सकता हूं। बटन लगाना है ना तो खुद ही लगा। आप जानते हो कि ये बटन ऊपर नीचे आएंगे, ये बटन एक ऊपर एक नीचे रह जाएगा, ऊपर से ये शर्ट इतना सही हो जाएगा, होगा नहीं होता, हमारे भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन बच्चों के ऊपर विश्वास तो रखो, आप उसको कार्य करने के लिए अप्रिशिएट करो, लेकिन आप खुद लगाते हो, नहीं बेटा तेरे पर विश्वास ही नहीं। मम्मियां बड़ी अजीब सी होती है इस अवस्था के अंदर, मैं बता रहा हूं, आप चिंता ही मत करो, हर प्रकार का एग्जाम्पल है यहां पर, है ना, है ना। जिंदगी के दैनिक जिंदगी के अनुभवों के आधार पर ठोक ठोक कर आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों को टॉयलेट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस अवस्था का प्रमुख कार्य है टॉयलेट ट्रेनिंग। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को सुसु पोटी आता है तो बच्चा हर बार मम्मी को कहता है, तो बच्चों को ऐसा ट्रेन करो कि बच्चा आपको कहे ही नहीं, मम्मी पापा को कहे ही नहीं, वो खुद ही जाके आ जाए। अरे कौन सा खजाना गाड़ के आना है यार, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को तो निकाल के आना है, तो उसको ऐसा समझाओ कि बेटा तू जा, मैं यहां खड़ा हूं या खड़ी हूं, तू जा, आके जाके आ जा। 1 बार 2 बार 3 बार बच्चे को ऐसा ट्रेन करोगे तो बच्चा वो ऑटोमेटिक करके आएगा। लेकिन इस कार्य के लिए भी एप्रिशिएट नहीं करें, विश्वास हम ये मम्मियां करती नहीं है। मम्मियां क्या करती है कि बच्चे को पास में बिठा देगी, यहां पर बिठा देगी, और वो खुद भी पास में बैठकर, अरे भाई शीशी करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो जरूरत है क्या? तो उसको केवल और केवल ऐसा ट्रेंड करो ताकि वो बालक आपके ऊपर निर्भर नहीं रहे। अब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चा ट्रेंड नहीं किया, आप कहीं गए, अब बच्चे को सुसु पोटी लगी तो बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बच्चे ने अगर कपड़े गंदे कर दिए तो आपने उस बच्चे को सबके सामने चांटा मार दिया। अगली बार बच्चे को अगर सुसु पोटी आ भी रहा होगा तो वो आपको कहेगा नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा कितना कंट्रोल करेगा, जितना उसे कंट्रोल का उतना करेगा, फिर वो कपड़े गंदे करेगा ही करेगा। बोलो दूसरों के सामने शर्माएगा कि नहीं शर्माएगा? तो इस लज्जाशीलता का मतलब यही चीज आती है कि इस अवस्था के अंतर्गत बालक बालिकाओं के द्वारा कई प्रकार की क्रियाओं में भाग लेना शुरू कर दिया जाता है। तो बालक बालिकाओं को माता पिता द्वारा क्या करना चाहिए? एप्रिशिएट करना चाहिए, हर कार्य के लिए उसको आगे रखना चाहिए कि तू खुद ही कर ले, ताकि वो बालक खुद इन क्रियाओं को संपन्न कर सके और बालक में एक मनोसामाजिक गुण पैदा हो सकेगा, इच्छा शक्ति। क्या है बेटा? इच्छा शक्ति। और इस अवस्था का प्रमुख कार्य है टॉयलेट ट्रेनिंग। मतलब जिन पेरेंट्स ने, जिन माँ बाप ने अगर बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग अच्छे से दे दी, वो इसका मतलब बच्चा सारे काम अच्छे से संपन्न कर सकता है। बाल बनाने से लेकर, कपड़े पहनने से लेकर, जूते। आप जूते पहनने के लिए खुद को उसको अप्रिशिएट करो, बच्चा तू जूते पहन। आप जानते हो कि दाएं पैर का बाएं में, बाएं पैर का दाएं में पहनेगा। चप्पलें उल्टी सीधी पहनते हैं ना छोटे बच्चे, ठीक है, वो उल्टी सीधी इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो खुद प्रयास कर रहे हैं और माता पिता उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसमें बच्चों की गलती नहीं है, बच्चा सही दिशा में जाएगा और बच्चे सही चप्पलें भी पहनेगा, लेकिन फिर भी माँ बाप ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ते हैं। ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान में रखनी होती है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दूसरी अवस्था का लॉजिक क्या होता है, तो दूसरी अवस्था का लॉजिक इतना सा एक चीज ध्यान में रखना कि इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से कई प्रकार के कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। अतः माता पिता द्वारा बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा बालक बालिका में प्रत्येक कार्य के प्रति संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और बालक जब दोनों स्थितियों के बीच में संतुलन करते हुए समस्या का क्या कहलाता है, समाधान कर लेता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, इच्छा शक्ति। हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूं। और इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग। लिखें,
गुरुदेव आप बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पाल सकते हो, खासकर मम्मियों से ज़्यादा अच्छे ढंग से। तो मैं क्या मनोविज्ञान पढ़ाना छोड़ दूं, एक बच्चों को पालने वाला घर खोल दूं? हैं बेबी हाउस, हैं डॉक्टर साइको बेबी हाउस। आजकल ऐसे घर भी खोलते हैं ना मम्मियाँ, काम जो नौकरी पर मम्मियाँ जाती है तो वो बच्चों को वहाँ रख जाती है ना। छोड़ना रखना एक ही बात है ना। लिखें, हाँ किराए से लिखें। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से कई प्रकार की क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देता है। स्वतंत्र रूप से कई प्रकार की क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देता है। कई प्रकार की क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देता है। कई प्रकार की क्रियाओं को करना प्रारंभ कर देता है। अतः माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्यथा माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा बालक बालिकाओं में प्रत्येक कार्य के प्रति संदेह की भावना का विकास हो जाएगा या संदेह की भावना का विकास हो जाता है। प्रत्येक कार्य के प्रति संदेह की भावना का विकास हो जाता है। बालक बालिकाओं में प्रत्येक कार्य के प्रति कौन सी भावना का? संदेह की भावना का विकास हो जाता है। कंप्लीट। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसमें इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। तो उसमें इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या बेटा? टॉयलेट ट्रेनिंग। लिखें, इस अवस्था का प्रमुख कार्य टॉयलेट ट्रेनिंग माना जाता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है बेटा? टॉयलेट ट्रेनिंग माना जाता है। तीसरी अवस्था आ जाओ, नंबर 3, पहल बनाम अपराध की अवस्था। पहल बनाम
अपराध की अवस्था, पहल बनाम अपराध की अवस्था। अब पहल बनाम अपराध की अवस्था के संबंध में अगर हम बात करते क्या स्थिति रहती है, ठीक है, 3 से 6 वर्ष माना जाएगा यहां पर, 3 से 6 वर्ष। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली बात है यहां पर, दोषरोपिता, दोषारोपण, क्राइम स्टेज वाली बात है। पहल का मतलब शुरुआत करना और अपराध का मतलब यहां पर दोषिता, ठीक है। पहल बनाम दोषिता भी कहते हैं इसको, पहल बनाम दोषितारोपण, ठीक है, पहल बनाम दोषितारोपण कहते हैं इसको। बच्चा कितने साल का है? 3 से 6 साल का, 3 से 6 साल का। अब 3 से 6 साल के इस बच्चे के ऊपर सोचो, 3 से 6 साल के बच्चे की मेंटलिटी जो होती है ना, ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन करता है, अपने आसपास के वातावरण को जानना चाहता है। कि इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन करते हुए नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहता है या नवीन वस्तु की खोज करना चाहता है। अतः ऐसी स्थिति में माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा बालक बालिका में प्रत्येक कार्य के प्रति दोष या अपराध की भावना का विकास हो जाता है। कैसे? 3 से 6 साल का बच्चा है, हर नई चीज जो आते ही उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, वो उसके बारे में जानना चाहता है। अब जैसे वो उस चीज को लेना चाहता है या देखने की कोशिश करता है, उसके हाथ से अगर वो चीज गिर गई, टूट गई और मम्मी पापा ने उसकी धुलाई कर दी, तो अगली बार वो बालक किसी भी वस्तु को हाथ लगाने से पहले खुद को अपराधी समझेगा। मेरे से कोई भी गलती हुई, इसका मतलब मेरे मार पड़ेगी। बोलो, अपराध का भाव बच्चे में आया कि नहीं आया? बच्चा किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचेगा, डर डर कर काम करेगा। बोलो, डर का भाव बच्चे में किसने बिठा दिया? मम्मी पापा ने। बच्चे को अप्रिशिएट करना तो अलग है। टीवी का रिमोट कैसे काम करता है, उस रिमोट को देखने के चक्कर में उसने रिमोट को खोल दिया और जैसे मम्मी की नजर पड़ी, 80 रुपए के रिमोट के चक्कर में 800 रुपए की मार पटक दी। बोलो, बच्चा अगली बार किसी भी चीज को हाथ लगाएगा क्या? किसी चीज को जानने की इच्छा या जिज्ञासा प्रकट करेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो खुद को ही अपने आप में क्या समझेगा? दोषी समझेगा। रहने दे यार, मैं चुपचाप। बच्चा खेलने के लिए बाहर जाना चाहता है, बच्चा बाहर जाएगा, खेलेगा, दूसरे बच्चों के साथ में समय बिताएगा, तो उसका सामाजिक विकास होगा, उसको नई चीजों का पता चलेगा, वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है, सारी चीजों का पता चलेगा। बच्चे ने जैसे घर से बाहर पैर रखा और कुत्ता घर में आ गया, नुकसान कर दिया, जैसे ही बच्चा घर में आया उसकी खतरनाक धुलाई हो गई, अगली बार बच्चा बाहर जाने से पहले 10 बार सोचेगा, बाहर जाऊं नहीं जाऊं। बोलो, बच्चा खुद को अपराधी समझ रहा है। अरे दूध तो बिल्ली और कुत्ते पी गए, लेकिन दोषी किसको समझा गया? बच्चे को। आपने बहुत सारे बच्चों को खिड़की, बाहर मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खिड़की में से अपना नजारा देखते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, वो कभी बाहर नहीं आते। बोलो, ऐसे बच्चों को अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान होगा क्या? वो किसी प्रकार का कार्य करने से पहले स्वतंत्रता को महसूस करेंगे क्या? या किसी कार्य की शुरुआत करेंगे क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद को ही दोषी समझते हैं, और ऐसे बच्चों का कभी भी कोई विकास नहीं होता। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के बीच की समस्या का समाधान कर लेता है तो एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, और मनोसामाजिक गुण पैदा होता है कि जिस चीज को बच्चा जानना चाहता है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है, उद्देश्य प्रवृत्ति का विकास होता है। और इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? खेल। बच्चों को अधिक से अधिक खेलने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए 3 से 6 साल में, ताकि वो बालक बालिकाओं के द्वारा आसपास के वातावरण को अच्छे से जाना जाए और अच्छे से समझा जाए, और बालक जिस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा था उस उद्देश्य को वो समझ सके, जिस वस्तु को जानना चाहता था उस वस्तु को वो जान सके। लिखें, इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण, इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण की, इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन करना चाहता है, सक्रिय खोजबीन करना चाहता है।
इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण की सक्रिय खोजबीन करना चाहता है तथा अपने वातावरण को समझते हुए नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहता है। अपने वातावरण को समझते हुए नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहता है। अपने वातावरण को समझते हुए नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहता है। कंप्लीट। नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहता है। अतः माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को अतः माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? प्रेरित करना चाहिए। अन्यथा बालक बालिकाओं के मन में प्रत्येक कार्य के प्रति अपराध की भावना का विकास हो जाता है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसमें उद्देश्य प्रवृत्ति नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। और याद रखें, इस अवस्था का प्रमुख कार्य खेल माना जाता है। अगर बच्चा वातावरण में खेलेगा, जानेगा, तो वो हर चीज को जान समझ पाएगा, अपने वातावरण को समझ पाएगा। इस अवस्था का प्रमुख कार्य खेल माना जाता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? तो खेल माना जाता है। कितनी अवस्थाएं हुई? नंबर 4 पर आ जाओ। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। कौन सी अवस्था? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था 6 से 12 वर्ष। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था 6 से 12 वर्ष। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, डर, फोबिया। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी,
परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था 6 से 12 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है 6 से 12 साल में, बोलो हाँ या ना। इस अवस्था में बालक कई प्रकार के विद्यालयी कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान से सुने कि इस अवस्था में बालक कई प्रकार के विद्यालयी कार्य करना प्रारंभ कर देता है और कई बार उन्हें उन कार्यों में असफलताएं भी प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में बालक कई प्रकार के विद्यालयी कार्य करना प्रारंभ कर देता है और उसे कई बार उन कार्यों में असफलताएं भी प्राप्त होती है। अतः ऐसी स्थिति में माता पिता द्वारा उस बालक को मानसिक रूप से मनोबल प्रदान करना चाहिए, अन्यथा बालक बालिकाओं में उस कार्य के प्रति हीनता का भाव विकसित हो जाता है। ठीक है, अन्यथा बालक बालिकाओं में उस कार्य के प्रति कौन सा हीनता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे बच्चे ने कोई परीक्षा दी, छठी कक्षा में कोई बच्चा पढ़ रहा है, छठी कक्षा के अंतर्गत जैसे बच्चे ने अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसमें गणित में नंबर कम आए और जैसे रिजल्ट घर पे आया मम्मी पापा ने धुलाई कर दी। बच्चे में मन हमेशा हमेशा के लिए गणित के प्रति डर बैठ जाएगा कि अगर अगली बार नंबर कम आए तो और मार पड़ेगी, तो बच्चा उसके चक्कर में उसी में घूमता रहेगा, गणित को ही टाइम देगा, गणित को टाइम देगा और डर के कारण उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो माता पिता को क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, तेरे अर्धवार्षिक में नंबर कमाए ना भाई, तो वार्षिक परीक्षा बाकी है, तीसरा टेस्ट बाकी है, इसमें अच्छी मेहनत करना तो तेरे नंबर अच्छा आएंगे, बरोबर हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चा फिर कहेगा हाँ पापा, हाँ मम्मा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा, मैं कंपटीशन करूंगा, मैं दूसरों से आगे निकल के दिखाऊंगा। बोलो प्रतियोगिता आएगी कि नहीं आएगी, कंपटीशन का भाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत बच्चे में कंपटीशन का भाव तो गया तेल लेने और धुलाई अच्छी हुई, तो बच्चा कभी भी उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। उसके मन में हमेशा उस गणित के प्रति क्या बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा, फोबिया बैठ जाएगा, इंफीरियरिटी वाला भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे कहीं असफलता प्राप्त न हो जाए। लिखें, लेकिन इस अवस्था में बालक बालिकाओं के द्वारा कई प्रकार के बालक बालिकाओं के द्वारा कई प्रकार के विद्यालयी कार्य करना प्रारंभ कर दिए जाते हैं। कई प्रकार के विद्यालयी कार्य करना प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के द्वारा कई प्रकार के विद्यालयी कार्य करना प्रारंभ कर दिए जाते हैं और कई बार उन्हें उन कार्यों में असफलताएं भी प्राप्त होती है। कई बार उन्हें उन कार्यों में असफलताएं भी प्राप्त होती है। कई बार उन्हें उन कार्यों में असफलताएं भी प्राप्त होती है। अतः ऐसी स्थिति में माता पिता द्वारा बालक को आंतरिक मनोबल प्रदान करना चाहिए। बालक को आंतरिक मनोबल प्रदान करना चाहिए। आंतरिक मनोबल प्रदान करना चाहिए। अन्यथा बालक में उस कार्य के प्रति हीनता का भाव विकसित हो जाता है। अन्यथा बालक में उस कार्य के प्रति हीनता का भाव विकसित हो जाता है। अन्यथा बालक में उस कार्य के प्रति कौन सा भाव, हीनता का भाव विकसित हो जाता है। करेक्ट, ये बात ध्यान रखा। अतः बालक जब
अतः बालक जब दोनों स्थितियों के मध्य की अतः बालक जब दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसमें प्रतियोगिता या सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। तो उसमें प्रतियोगिता या सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। अगर बच्चा फेल हो गया, उसको मानसिक रूप से आपने मनोबल दिया, तो उसमें कंपटीशन का भाव आ जाएगा, हाँ अब मैं वो काम करके दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। और अगर मारा पीटा तो बच्चा है जो काम कर रहा वही उसको छोड़ देगा और काम कभी नहीं करेगा। उसमें डाउट वाली स्टेज में इसमें नेगलेक्ट वाली चीजों में वो आ जाएगा। इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है बेटा? विद्यालयी कार्य। लिखें, इस अवस्था का प्रमुख कार्य विद्यालयी कार्य माना जाता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो विद्यालयी कार्य माना जाता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? विद्यालयी कार्य माना जाता है। कंप्लीट। चलिए साहब, कौन सी अवस्था आ गई? 5वीं। पहचान भूमिका बनाम द्वंद्व की अवस्था। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल प्ले कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल प्ले या रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब ऐसा याद रखना कि 13 से 18 साल मेरी उम्र में है ये। बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। आपको कसम होगी, आप जिसको भी मानते हो उनकी। बोलो हाँ। बोलो हाँ। देखें, पहचान भूमिका बनाम द्वंद्व की अवस्था। सुने भाई, इस अवस्था में बालक बालिकाओं के द्वारा समाज एवं परिवार व अपने मित्रों के मध्य स्वयं की पहचान बनाने का कार्य किया जाता है, या अपनी पसंद के क्षेत्र में पहचान बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा बालक बालिकाओं को उसकी पसंद के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अन्यथा बालक बालिकाओं में प्रत्येक कार्य के प्रति द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र तथा परिवार व समाज के मध्य स्वयं की पहचान बनाना चाहता है। अतः माता पिता द्वारा उसे उसकी पसंद के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्यथा बालक में सदा सदा के लिए उस कार्य के प्रति क्या उत्पन्न हो जाएगा? द्वंद्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों की मध्य की समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसमें एक गुण पैदा होता है, मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, कर्तव्य निष्ठता। और कार्य इस अवस्था का है सामाजिक स्व पहचान। कौन सा बेटा? सामाजिक स्व पहचान। बिल्कुल एक्यूरेट बात। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3 इडियट मूवी का फरहान कुरैशी। 3 इडियट मूवी का फरहान कुरैशी। किसी की याद आ रही है? तो सिर दर्द हो रहा है, टेबलेट ले ले, है ना? टेबलेट ले ले। नहीं है तो मैं दिला देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ले जा, टेबलेट मंगा ले एक सिर दर्द की।
तो देखो, थ्री इडियट मूवी का फरहान कुरैशी इसी अवस्था से गुजरा। थ्री इडियट मूवी का फरहान कुरैशी क्या बनना चाहता था? फोटोग्राफर। उसके पापा क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। पैदा होती क्या मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, यही बात हुई थी ना। तो फरहान कुरैशी ने जब अपने पापा से बात की कि पापा मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, अगर मैं बन भी गया तो बहुत घटिया, बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, इससे अच्छा है कि मुझे अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने दीजिए, और अगर मैं इंजीनियर बन गया तो जिंदगी भर आपको कोसूंगा, और फोटोग्राफर बन गया तो मैं हमेशा खुश रहूंगा, कम से कम आपको तो नहीं कोसूंगा। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, मुझे उसका दुख नहीं होगा, मुझे अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे जाने दीजिए। तो उसके पिताजी ने लास्ट में क्या कहा कि अपनी जिंदगी जी ले बेटा, तू जो बनना चाहता है वो बन। ये होता है उसकी स्व पहचान बनाने में माता पिता द्वारा अप्रिशिएट करने वाली स्थिति। मेडिकल और आईआईटी की तैयारी करने वाले हजारों विद्यार्थी हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना? वो बच्चे अन्य क्षेत्र में, अन्य फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता अपने सपनों को साकार करने के लिए उनकी पसंद को छुड़वाकर अपनी पसंद के क्षेत्र में उनको एडमिशन दिला देते हैं। बोलो बच्चा जिंदगी भर द्वंद्व की स्थिति में रहता है कि काश उस समय मम्मी पापा मान जाते तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। बच्चे जब सुसाइड नोट लिख के जाते हैं ना, तो मम्मी पापा के ऊपर ब्लेम करके जाते हैं कि काश आप उस समय मेरी भावना को समझ जाते, मुझे इतिहास सब्जेक्ट पसंद था, मुझे आर्ट्स में जाना था, मुझे ये अधिकारी बनना था, तो आप कम से कम मेरी भावना को समझ जाते तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। बोलो बच्चे में मरते दम तक क्या रहा? द्वंद्व रहा। मतलब बच्चा खुद कुछ नया करना चाहता है। तो यहां पर बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हो, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है। 10th के बाद देखो 13 साल मतलब 10th के बाद बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, साइंस में जाना चाहता है, वो उसकी मर्जी पर छोड़ो। बच्चे के अगर 60% आ गए तो माँ बाप की सोच ये तो आर्ट्स में क्या करेगा, तो साइंस ले लो, और साइंस में घूम फिर के वापस 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन को आर्ट्स ही करता है। मतलब खिचड़ी बना दी जाती बच्चे की, बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। तो ये अवस्था एक चीज कहती है कि इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में अपने समाज और अपने मित्रों के मध्य अपनी स्व पहचान बनाना चाहता है। अतः माता पिता द्वारा बालक बालिकाओं को उस कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा बालक बालिका में उस कार्य के प्रति सदैव क्या आ जाएगा? द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः बालक जब दोनों स्थितियों के बीच की समस्या का समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, कर्तव्य निष्ठता। मतलब अगर बच्चे को उसकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, बोलो बच्चा अच्छा अपने कर्तव्य का पालन करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा? बाकी द्वंद्व की स्थिति में रहेगा, और अपनी स्वयं की, अपने समाज में, अपनी फील्ड में अपनी क्या बनाएगा? पहचान बनेगा। तो मनोसामाजिक गुण क्या है? कर्तव्य निष्ठता, और कार्य क्या है? सामाजिक स्व पहचान। लिखें, इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में अपनी स्व पहचान बनाना चाहता है। इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में अपनी स्व पहचान बनाना चाहता है। अतः माता पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा बालक को माता पिता एवं परिवार के सदस्यों द्वारा बालक को उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अन्यथा बालक में उस कार्य के प्रति
अन्यथा बालक में उस कार्य के प्रति द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा बालक में उस कार्य के प्रति द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप में से ऐसा कोई साथी यहां पर बैठा हुआ है जिसने कभी कॉलेज में चुनाव लड़ने का विचार किया हो, मैं इलेक्शन लड़ूंगा? कॉलेज में गए ही नहीं, जाने ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसे आप में से ऐसा कोई है जिसने बीएड करने की इच्छा जताई और मम्मी पापा ने कहा नहीं एसटीसी कर? आप हैं, आपको बीएड करना था और आपको एसटीसी जबरदस्ती करवा दी गई। अच्छा, आपके मन में आता है कि काश मम्मी पापा उस समय मान जाते, मैं बीएड कर लेती तो सेकंड लेवल में होती? ऐसा आता है? रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं, रोना नहीं। मैथमेटिशियन की तो पूछो ही मत, ये तो अलग है। थोड़े से बाल बड़े होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन लगता तुम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे आपका कोई दोस्त है, वो कॉलेज में गया, राजनीति में पैर रखा उसने, उसके माता पिता ने उसको अप्रिशिएट किया, आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन मम्मी पापा ने डांट दिया, चुप रह, कौन लड़ाइयाँ लड़ेगा, तो हम हमारे को चुप करके बिठा दिया, आज वो बड़ा नेता बन गया। उसको देखकर मन में आता है काश उस समय मम्मी पापा मान जाते, आज मैं भी नेता सेता होता, है ना। ये तो बात आती। निर्मल चौधरी को देखो आज, है ना, युवा नेता, है ना, जहाँ पर भी जाता है बिल्कुल दबंगई के साथ बात करता है। तो ये हुनर हर किसी में नहीं होता, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको अप्रिशिएट किया गया। अगर निर्मल चौधरी को भी कहते थे तू तो चुप रह, घर में बैठ जा, तो बोलो आज निर्मल चौधरी राजस्थान के अंदर के युवा नेताओं की काउंटिंग में आता है? बताओ, आता है क्या? है ना। जोधपुर का रविंद्र सिंह भाटी, बोलो दबंग नेता है या नहीं है? तो कहने का मतलब, अगर उसके पेरेंट्स के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता ना, तो ही तो वो चीज आती है। अगर वहां पर उसके विचारों को दबा दिया जाता है, भाई हर बच्चा 10वीं कक्षा के बाद अपने कैरियर का चयन करता है मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर उस फील्ड को हटाकर मम्मी पापा दूसरे फील्ड में डाल दें, तो बच्चा हमेशा उसके दिमाग में रहेगा कि मम्मी पापा ने मेरे साथ गलत किया, और हमेशा उस कार्य के प्रति उसके मन में द्वंद्व चलेगा। ठीक है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः जब बालक लिखें, अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उसमें कर्तव्य निष्ठता नामक कर्तव्य निष्ठता नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। कौन सा बेटा? कर्तव्य निष्ठता नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। तो उसमें कर्तव्य निष्ठता नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखना। और इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? सामाजिक स्व पहचान। इस अवस्था का प्रमुख कार्य सामाजिक स्व पहचान माना जाता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य माना जाता है, क्या माना जाता है? सामाजिक स्व पहचान माना जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखें, स्व पहचान, समाज में अपनी पहचान बनाना। नंबर 6, घनिष्ठता बनाम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेट। घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था।
घनिष्ठता, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। उम्र है 19 से 35 साल। उन्नीस से 35 साल, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष। पहला शब्द क्या है? दूसरा शब्द क्या है? घनिष्ठता का मतलब विचारों की अंतःक्रिया में देखो, इस अवस्था में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समर्थन दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, तो दोनों के मध्य घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है, तथा इसके विपरीत विचारों को महत्व या सम्मान न देने पर उनके मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदी के दोनों किनारे चलते साथ हैं लेकिन कभी मिलते नहीं है, रेल की पटरियों वाला सौदा है। तो कहने का मतलब, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में पूर्ण मित्रता निभाते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छे से करते हो, सामने वाला भी आपके विचारों को महत्व देता है, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनता है, हर प्रकार की बात को सहजता के साथ में आपके सामने रखता है और सुनता और कहता है, इसका मतलब आपके बीच में हमेशा घनिष्ठता बनी रहेगी। और अगर आप किसी व्यक्ति या किसी दोस्त के विचारों को महत्व मत दो, आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आप कुछ काम कर रहे हो, वो अपनी पीड़ा सुना रहा है, आप हूँ कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके मन में क्या आ जाएगा? अलगाव। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई दोस्त होता है तो वो दोस्त को आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा रहस्य बता रहे हो जिसमें आप कष्ट में हो या तकलीफ में हो, उस समय आपका दोस्त फोन चला रहा है, वो कहता है हाँ अच्छा सुन तू परेशान क्यों आजकल? अब आपने परेशानी कहना शुरू करते हो, उससे पहले ही वो मेरे साथ ऐसा हो गया, वो अपनी रामायण सुना रहा है और आप मोबाइल में ध्यान में दे रहे हो। अब आप मोबाइल में व्यस्त हो, फिर वापस कहते हो अच्छा क्या करता तू, फिर वापस जीरो से शुरू होता है, अच्छा मैं यूँ कह रहा था, मेरे जीवन में यूँ हो गया था, ये हो गया था, फिर वापस उसमें लग गया, अच्छा आगे, उसके आगे साला ऐसा लगता है कि इसके दांत तोड़ दूं, है कि नहीं? तो धीरे धीरे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती किसी भी व्यक्ति के साथ। आपसे अगर कोई बातचीत कर रहा है तो आप अच्छे से उसकी बात को सुनो, समझो और उसके विचारों का प्रत्युत्तर दो, तो घनिष्ठता बनी रहेगी। आप उसकी बात को सुनते हुए अनसुना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो भाई साहब वो सामने वाला मूर्ख तो नहीं, वो भी तो आपसे दूर जाएगा, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इस अवस्था में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचारों को महत्व दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है, तो दोनों के मध्य घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है, तथा इसके विपरीत अच्छे से महत्व या सम्मान न देने पर दोनों के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः जब व्यक्ति दोनों परिस्थितियों के मध्य की समस्या का समाधान कर लेता है तो उसमें एक प्रेम या स्नेह नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। विचारों का आदान प्रदान अच्छे से होगा तो बोलो प्रेम बना रहेगा, स्नेह बना रहेगा। इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? विचारों की अंतःक्रिया। और गुण क्या है? प्रेम या स्नेह। पति पत्नी के बीच में अगर पति पत्नी के विचारों को महत्व देता है और पत्नी पति के विचारों को महत्व देती है तो हमेशा अजी सुनो जी खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया, यही चीज चल रही। और अगर महत्व नहीं दोगे, ढिंडो पोर रख दियो, खाना तो खा लिए, बोलो यही तो चीजें आती है। आप किसी के विचारों को महत्व देके देखो, वो आपके प्रति जुड़ेगा, और आप विचारों को महत्व मत दो, आपसे वो दूर होने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। चाहे दोस्ती हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो। माता पिता के विचारों, जब आप छोटे थे, किशोरावस्था तक बच्चा, जब लड़का घर में होता, शादी नहीं होती, उससे पहले मम्मी के पास में बैठता, मम्मी की बात को अच्छे से सुनता है, विचारों का आदान प्रदान अच्छे से होता है, मम्मी लाड लड़ाती है। शादी होने के बाद में मम्मी की तरफ 3 दिन में एक बार झांकता है कि मम्मी तू जी गई कि मर गई। ये सच्चाई बता रहा हूं, ये जीवन में आपके भी समय आने वाला है। माँ बाप के पास में अगर कोई व्यक्ति बैठकर अगर दिन भर की एक बात कह देगा, आज मम्मी मैं वहां गया और उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा है, तो वो आपको कहेगी कि बेटा ध्यान रखना, वो आदमी ठीक है कि गलत है, ये आपको सलाह जरूर देगी। लेकिन हम हमारी ज़िंदगी की विलासितापूर्ण ज़िंदगी में इतने खो गए, हम अपने परिवार में इतने खो गए कि माँ बाप के लिए हमारे पास में 2 मिनट का टाइम नहीं। बोलो माँ बाप के बीच में और आपके बीच में विचारों का आदान प्रदान, विचारों की अंतःक्रिया नहीं हो रही। बोलो माँ बाप आपसे काफ़ी पीछे छूट चुके हैं। आपके माँ बाप आपके नहीं रहे। जो कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे पास में पैसा है, सब कुछ है, अगर किसी के पास में सब कुछ होने के बावजूद भी उसके माँ बाप उसके साथ नहीं, तो मैं उसको ज़िंदगी का, इस दुनिया का सबसे फकीर आदमी मानता हूँ।
गरीब आदमी मानता हूँ, आदमी पैसों से ही बड़ा नहीं, विचारों से भी बड़ा होना चाहिए, माँ बाप से ही बड़ा होता है। मैं आपको अगर जीवन की सच्ची घटना बताऊं, मेरे जीवन में मेरी माता का आशीर्वाद इतना है कि मेरे पास में कुछ नहीं था। 2015 से पहले मुझे बस वाले ने धक्का देकर नीचे उतार दिया था, महादेव की सौगंध खा के कह रहा हूँ। 5 रुपए के पीछे मुझे बस वाले ने धक्का देकर नीचे उतार दिया था। मैंने मम्मी की एक बात नहीं मानी थी। मम्मी ने मेरे को एक बात कही थी कि मैंने चित्तौड़ एडमिशन लेना था, नहीं लेना चाहता था, और दूसरी जगह एडमिशन दिलाने की मम्मी जिद करी थी। मैं चित्तौड़ जाना चाहता था, मम्मी भीलवाड़ा की जिद करी थी। मैंने चित्तौड़ एडमिशन लिया, जिंदगी की गाड़ी ऐसी पलटी कि भाई साहब जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एट लास्ट मेरी मम्मी के एक शब्द तक, जिस दिन तू भीलवाड़ा में पैर रख देगा उस दिन तेरा जीवन संवर जाएगा। और महादेव की सौगंध, जिस दिन मैंने पापा का देहांत हुआ और जिस दिन मैंने भीलवाड़ा में कदम रखा, उसके बाद मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। गाड़ी घोड़े वगैरह, मकान वगैरह सब कुछ सेट है। बोलो, मम्मी का एक शब्द था कि जिस दिन तू इस दिशा में जाएगा, भीलवाड़ा में तू रहेगा, तब से तेरा जीवन सफल रहेगा। उसके बाद में महादेव की सौगंध मैंने कभी भी, अब मैं उसकी बात को अनसुना कर देता, मैं नहीं रहता तो भाई साहब हो सकता मैं आज भी कहीं ददर की ठोकर ही खा रहा होता। तो माँ बाप के साथ में आप कितना कमा रहे हो, आपकी मम्मी आपसे कभी भी हिसाब नहीं पूछती। मेरी माँ मुझसे कभी हिसाब नहीं पूछती, लेकिन उनको कहते, मेरे को कभी कभी मैं इच्छा हो जाती अतरी तनका मिले, गिनना तो नहीं आता ना, अनपढ़ है, लेकिन कतरा का मिले, अतरा है। वाह बेटा, क्या कहती है, संभाल के रखना। रुपए पैसों का मोह नहीं है, क्या कहती है, संभाल के रखना, बुरे वक्त में काम आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा बुरा वक्त उन्होंने देखा है। तो विचारों का अंत्यक्रिया रखोगे, माँ बाप के साथ में एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करोगे ना, जीवन भर की उनकी थकान, दिन भर की उनकी थकान दूर हो जाती है। बोलो, बाकी अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो बोलो उनके मन में भी क्या आ जाएगा, अलगाव की स्थिति, बेटो तो बोले ही कोनी, बींदनी निकी बैठो रहे। ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। लेकिन मेरे जीवन के अंतर्गत ये सुखद भावनाएं हैं, और बीदनी भी है, माँ भी है, दोनों अपनी जगह हैं, है ना। एक हाड़ौती की, एक मेवाड़ की, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती ही नहीं है, कभी किसी प्रकार की बात होती ही नहीं है, और हम राजी खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। यही बात है। कभी कभी कोई ऐसी कोई बात होती है जो मुझे मम्मी को समझानी होती है तो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, मम्मी की बात उसको समझानी होती है तो मैं अपनी भाषा, उसकी भाषा में समझाता हूँ। मतलब ट्रांसलेटर का काम मैं ही करता हूँ। और जहां पर मुझे लगता है कि ये बात इसको कहनी कि नहीं, दोनों को कहनी कि नहीं कहनी, वहां पर मैं चुप ही रहता हूं। इसका मतलब बोलो मेंटेन है या नहीं है, विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है, सारे रिश्ते भी मेंटेन है, और हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ लगाव से जुड़ा हुआ है। लिखें लेकिन इस अवस्था में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, इस अवस्था में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, इस अवस्था में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा, इस अवस्था में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचारों को, दूसरे व्यक्ति के विचारों को महत्व या सम्मान दिया जाता है, 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 तो दोनों के मध्य, तो दोनों के मध्य तो दोनों के मध्य घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। तो दोनों के मध्य घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। तो दोनों के मध्य कौन सा भाव, घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। तथा इसी के विपरीत, तथा इसी के विपरीत विचारों को महत्व या सम्मान न देने पर, विचारों को महत्व या सम्मान न देने पर, विचारों को महत्व या सम्मान न देने पर उनके मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
उनके मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः जब व्यक्ति दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, अतः व्यक्ति जब दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, अतः जब व्यक्ति दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो उनके मध्य प्रेम या स्नेह नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। तो उनके मध्य प्रेम या स्नेह नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। और इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? विचारों के अंतःक्रिया। इस अवस्था का प्रमुख कार्य विचारों के अंतःक्रिया। कंप्लीट। सातवीं अवस्था पर आ जाओ। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। जनरेटिव वर्सेज स्टेग्नेशन। जननात्मकता भी कहते हैं, जननात्मकता या उत्पादकता, एक चीज याद करना। अब समझो यहां पर क्या स्थिति आती है। उम्र है 36 से 55 साल। 36 से 55 साल। अब 36 से 55 के संबंध में अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति रहती है वो देखो। उत्पादकता और निष्क्रियता। इस अवस्था में व्यक्ति, याद रखें, इस अवस्था में व्यक्ति समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। इस अवस्था में व्यक्ति के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करना। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, उसमें कौन सा? निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति समाज कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है, और जो व्यक्ति परिवार या समाज कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाता है, उसमें हमेशा कौन सा भाव? निष्क्रियता का भाव। मतलब आलसी प्रवृत्ति होती है, वो जिंदगी पर, धरती पर बोझ ही है। लिखें, इस अवस्था में व्यक्ति समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। इस अवस्था में व्यक्ति समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। इस अवस्था में व्यक्ति समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। और जो व्यक्ति समाज कल्याण का कार्य नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति समाज कल्याण का कार्य नहीं कर पाता है, उसमें निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होता है। उसमें निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होता है। उसमें कौन सा बेटा? निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होता है।
लिखें इस अवस्था का प्रमुख कार्य, इस अवस्था का प्रमुख कार्य जन कल्याण और गुण, और इस अवस्था का प्रमुख मनोसामाजिक गुण, और इस अवस्था का प्रमुख मनोसामाजिक गुण देखभाल। इस अवस्था का प्रमुख मनोसामाजिक गुण कौन सा है? देखभाल। मतलब बालक या व्यक्ति जो भी काम करेगा समाज परिवार कल्याण के लिए कार्य करेगा, और इस अवस्था का काम क्या है? जन कल्याण, और गुण कौन सा है? देखभाल। अंतिम अवस्था संपूर्णता बनाम, संपूर्णता बनाम नैराश्य की अवस्था, संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, जिसे हम ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था भी कहते हैं। ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था, ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। और याद रखना 55 से ऊपर, मसाने अवस्था तक, 55 साल से शमशान घाट की अवस्था तक, राम नाम सत्य, यहीं तक है ना। मेरी कह दो क्या फर्क पड़ता है, कहने पे क्या जा रहा है। जिस चीज में तुम्हें आनंद लगे वही फीलिंग के साथ बैठो, क्या फर्क पड़ेगा इससे, है ना। हाँ जी, देखो संपूर्णता, इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन पर आत्म प्रकाश डालता है, जीवन प्रकाश डालता है, और यह विचार करता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है या नहीं। और जब उसे लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है तो उसमें ईमानदारी का गुण प्रकट होता है, और जब उसे लगता है कि मैंने अपना जीवन ऐसे व्यर्थ गवा दिया तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति दोनों स्थितियों की मध्य की समस्या का समाधान करता है तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है, बुद्धिमत्ता, और कार्य होता है इसका जीवन प्रकाश या आत्म प्रकाश। मैंने आपको देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन बड़ी मस्ती से जीते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है तो बड़ी शान से मरते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, पता ही नहीं चलता कि शाम को किसी से बात करके गए और सुबह उठे तो उठे ही नहीं, हम उठे हैं वो नहीं उठा, है ना। मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से जिंदगी सबका भला करके गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नालायक प्रवृत्ति के, जो न तो खुद अच्छे से रहे न दूसरों को अच्छा रहने देते हैं। मैंने आपको 2-4 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति था जो पूरे गांव की बैंड बजा कर रखता था, भाई भाई में झगड़ा करवाना, लड़ना झगड़ना, झूठे मुकदमा करना, झूठी गवाहियां देना, ये सारी उसके जीवन भर का काम था। जब बुजुर्ग हो गया, मरने को स्थिति में आ गया, तो गांव वालों से माफी मांगने के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया कि मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने जैसे जैसे माफ करके निकलने लगे कि रुको, मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तुम लोग मुझे मेरे लिए एक काम करोगे। कि क्या काम है? कि मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी कि मेरे मरने के बाद मेरे सिर में लकड़ी ठोक देना, खूंटा ठोक देना। अब गांव वालों ने ठीक है, ये जिंदगी पर इतने परेशान किया, इसको माफ कर दिया तो इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर देता, जिससे इसकी आत्मा को शांति मिले, कम से कम हमें तो परेशान नहीं करे इसकी आत्मा। पता चला कि दूसरे दिन ही मर गया, और गांव वालों ने उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसके सिर में लकड़ी ठोक दी, खूंटा ठोक दिया। अब उसको जलाने के लिए शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे, और नारा लग रहा था राम नाम, राम नाम। तो रास्ते में पुलिस थाना पड़ता है, हल्का सा कफन उड़ा, पुलिस वालों की नजर पड़ी, क्या हुआ कि मर गया। कैसे मरा? ऐसे ही मर गया। नहीं, ऐसे नहीं मरा, इसको लकड़ी ठोक कर मारा गया। तो वह व्यक्ति जिंदगी भर लोगों को परेशान करता रहा, मरने के बाद भी पूरे गांव को जेल करा गया। इसका मतलब ऐसे भी तो प्राणी है इस दुनिया में, तो ऐसे प्राणियों का आत्म प्रकाश, जीवन प्रकाश यहां पर देखने को मिलता है ना। कबीरा तेरे संसार में भांति भांति के लोग। कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए जीते हैं, कोई खुद तो जीते ही जीते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान करके जीते हैं। लिखें, इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन पर, इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन पर, इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन पर
प्रकाश डालते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हैं और यह विचार करते हैं कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है या नहीं, और यह विचार करते हैं कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है या नहीं। मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है या नहीं, और उन्हें लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है, 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 तो उनमें ईमानदारी का गुण उत्पन्न होता है। तो उनमें ईमानदारी का गुण उत्पन्न होता है और उन्हें लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया, और उन्हें लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया, तो उनमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो उनमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो उनमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो उनमें क्या होता है बेटा? निराशा का भाव उत्पन्न होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखें, इस अवस्था का प्रमुख कार्य, इस अवस्था का प्रमुख कार्य, इस अवस्था का प्रमुख कार्य आत्म प्रकाश, इस अवस्था का प्रमुख कार्य आत्म प्रकाश तथा इस अवस्था का प्रमुख कार्य आत्म प्रकाश तथा मनोसामाजिक गुण बुद्धिमत्ता माना जाता है। तथा मनोसामाजिक गुण कौन सा बेटा? बुद्धिमत्ता माना जाता है। कंप्लीट। तो इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को जब समाज और परिवार के लोगों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार की क्वालिटी के गुण आते हैं, ठीक है, और उसके व्यक्तित्व का क्या होता है बेटा? विकास होता है। और कोई बातें ध्यान में रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनोसामाजिक गुण ध्यान में रखना है और हर अवस्था का कार्य ध्यान में रखना है। कंप्लीट। चलिए साहब, अंतिम सांस लो, सॉरी गहरी सांस लो, हाँ आप छोड़ो वरना अंतिम ही हो जाएगी। आगे हम जो सिद्धांत देखने वाले हैं वो सिद्धांत है शील गुण सिद्धांत। हेडिंग डालें, शील गुण सिद्धांत। आल्पोर्ट, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? आल्पोर्ट। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत और व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है आल्पोर्ट को। याद रहे, आल्पोर्ट, आरबी केटल और मैकाक्रे कोस्टा, तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों के कितने प्रकार बताए? 3। आरबी केटल ने कितने बताए? 16। और मैकाक्रे कोस्टा ने कितने बताए? 5।
ठीक है, तीनों का वर्गीकरण अलग अलग है, लेकिन तीनों का सिद्धांत शील गुण के नाम से ही है। तीनों के सिद्धांतों में शील गुणों की संख्या अलग अलग है। इसके 3 शील गुण हैं। कौन कौन से? कार्डिनल, केंद्रीय और गौण। ये याद रखना। अब दिमाग में आता है ये शील गुण है क्या? शील गुण किसे कहते हैं बेटा? जो गुण होते हैं उनको शील गुण कहते हैं, अच्छे गुणों को। अच्छा, हिटलर का तानाशाही गुण अच्छा गुण नहीं था? अच्छा नहीं था? पता नहीं। आगे हमसे मत पूछो। आगे हेलो, बताओ शील गुण किसे कहते हैं बेटा? पीछे नहीं पता। बिट्टू मैथमेटिशियन, वह गुण जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का या व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण एवं संचालन होता हो, या वह गुण जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण एवं संचालन होता हो, बोलो क्या कहलाते हैं? शील गुण। बहुत सारी बार ऐसा ना, ये तो सीधा साधा है, इसका मतलब उसके शील गुणों के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर उसके व्यवहार का निर्धारण हो रहा है, ये अच्छा है और ये तो झगड़ालू है। गांव में किसी व्यक्ति के बारे में पूछते यार वो तो सज्जन आदमी है, और उसका तो तू नाम ही मत ले, मतलब उनकी हरकतों के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्धारण हुआ। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।